नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि उच्च शिक्षा के अंतर्गत अंतर अनुशासनिक पाठ्यक्रम या इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मशीनरी या नियंत्रण एवं समन्वय व्यवस्था क्या है, जिसके अंतर्गत हम यूजीसी और एनसीईआरटी के कार्यों के बारे में जानेंगे। तो सर्वप्रथम अगर हम अंतर अनुशासनिक पाठ्यक्रम या इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम की बात करें, तो यह पाठ्यक्रम दरअसल दो या दो से अधिक विषयों को एक साथ मिलाकर पढ़ाने की प्रक्रिया है। इसमें विभिन्न जो विभाग हैं, जो संकाय हैं, उनमें जो विषय पढ़ाए जा रहे हैं, उन विषयों को एक साथ जोड़ना ही और जोड़ के एक नया विषय बनाकर छात्रों को पढ़ाना अंतर अनुशासनिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है। तो सभी विषय के अपने अलग-अलग महत्व हैं। इसलिए कहा जाता है कि अगर ज्ञान के समग्र रूप को अगर हम एक पढ़ें, तो व्यक्ति इससे सर्वश्रेष्ठ बन सकता है। यही प्रयास ही अंतर अनुशासनिक विषय है कि कई विषयों को एक साथ मिला दिया जाए और छात्रों का ऑल राउंड डेवलपमेंट किया जाए। अगर इस प्रकार का पाठ्यक्रम निर्मित किया जाता है, तो यह अंतर अनुशासनिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है। कोठारी आयोग ने भी जो है इसको माना है कि सभी विषयों को एक साथ मिला के पढ़ाना चाहिए। यदि हम एजुकेशन की बात करें, तो एजुकेशन विषय अपने आप में, शिक्षा शास्त्र विषय अपने आप में एक अंतर अनुशासनिक विषय है, जिसमें कई विषय सम्मिलित हैं। जैसे आप लोग देखते हैं कि इसमें साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, आपका फिलॉसफी है, स्टैटिक्स है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटी है, हेल्थ एजुकेशन है, और टेक्नोलॉजी के कई विषय सम्मिलित हैं। तो ये सभी विषय सम्मिलित होकर एजुकेशन को या शिक्षा शास्त्र विषय को अंतर अनुशासनिक विषय के रूप में परिभाषित करते हैं। अब अंतर अनुशासनिक विषय जो है, इसमें जब इसको बनाने की बात आती है, तो जो विषय विशेषज्ञ हैं विभिन्न विषयों के, वो एक साथ बैठ के विभिन्न विषय जो हैं, जो उनके कॉन्सेप्ट हैं, फैक्ट्स हैं, थियरीज हैं, रूल्स हैं, वो सब को एक साथ मिला के उसको सरल, स्पष्ट और रुचिकर बनाते हैं विषय के रूप में, ताकि कई विषयों का समावेश एक साथ किया जा सके और छात्रों में भ्रम की स्थिति न के बराबर रहे। इस प्रकार के विषय जो है जब निर्मित किए जाते हैं, तो ये अपने आप में एक नए विषय का आकार ले लेते हैं, जिसमें छात्रों को पढ़ने की या उससे डिग्री प्राप्त करने की सुविधाएं मिलती हैं। जैसे मान लीजिए आजकल बायोटेक्नोलॉजी है, तो बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी को एक साथ मिला दिया गया तो बायोटेक्नोलॉजी बन गया। तो ये इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम या सब्जेक्ट कहलाएगा। अब देखें कि अंतर अनुशासनिक पाठ्यक्रम की या करिकुलम की क्या आवश्यकता है। तो ये कहा जाता है कि कोई भी विषय अपने आप में पूर्ण नहीं होता, उसमें कुछ न कुछ कमियां होती हैं, इसलिए दो या दो से अधिक विषयों को एक साथ मिलके पढ़ाना चाहिए। इस दृष्टि से अंतर अनुशासनिक विषय की आवश्यकता है। कई विषयों को एक साथ जोड़ देने से जो शिक्षा की वास्तविक समस्याएं हैं, जो रियल प्रॉब्लम है, वो निकल के सामने आती हैं, जिससे जो है इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम से उसका समाधान किया जा सकता है। एक निश्चित दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए छात्रों को किसी विषय पर, किसी तथ्य पर, किसी ज्ञान पर एक निश्चित दृष्टिकोण अगर छात्र चाहें, तो अंतर अनुशासनिक विषय को पढ़कर प्राप्त कर सकते हैं। तो और किसी विषय को अगर आप पढ़ते हैं, तो एक विशिष्टीकरण या स्पेशलाइजेशन डेवलप हो जाता है, जो सोचने का एक निश्चित या जो है एक वन वे डायरेक्शन जो है प्रदान करता है। इसलिए कई विषयों को जोड़ देने से जो सोचने का तरीका है, वो स्पेसिफिकेशन जो है वो बदल जाता है। तो आप जो है कई विषयों के बारे में, कई तथ्यों के बारे में कई प्रकार से सोच सकते हैं। तो इसलिए आवश्यक है इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम। और जो वर्तमान की देश की आवश्यकताएं हैं, देश की आवश्यकता क्योंकि जो है एक पर्टिकुलर फील्ड में नहीं रहती, हर फील्ड में रहती है, तो इसका लिए जो है अंतर अनुशासनिक विषय अत्यंत आवश्यक है। तो ये कुछ तथ्य हैं इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम से संबंधित। अब देखें हम कि नियंत्रण एवं समन्वय व्यवस्था क्या है उच्च शिक्षा में, हायर एजुकेशन में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मशीनरी क्या है। तो एक्चुअल में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मशीनरी है, वो कहलाती हैं विभिन्न संस्थाएं जो उच्च शिक्षा को रेगुलेट या उसको चलाने के लिए कार्य करती हैं। उसमें दो संस्थाएं प्रमुख हैं, एक यूजीसी और एक एनसीईआरटी।
तो जो यूजीसी है इसका पूरा नाम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या इसको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहते हैं। इसकी स्थापना की बात की जाए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की, तो ये इसकी स्थापना जो है 1948 में जो राधाकृष्णन आयोग बना था उसकी रिकमेंडेशन के आधार पर 1953 में इसकी स्थापना की गई। ये जरूरी तथ्य है कि 1948 की जो राधाकृष्णन आयोग की जो रिपोर्ट थी उसके आधार पर उन्होंने रिकमेंड किया कि विश्वविद्यालयों के लिए उच्च शिक्षा के लिए एक कमीशन बनाया जाए जो पूरी की पूरी जो है उच्च शिक्षा को रेगुलेट करे, उसको ग्रांट दे, उसके नियम कानून बनाए, उसका पाठ्यक्रम डिजाइन करे। तो इसके लिए आप 1953 में 28 दिसंबर 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की या यूजीसी की या यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की जो है स्थापना भारत सरकार ने की। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। तो अब इसके जो है यूजीसी के कई जो है केंद्र बनाए गए, रीजनल सेंटर बनाए गए। अगर उसको आप देखें तो ये रीजनल सेंटर में आपके हैदराबाद है, कोलकाता है, पुणे है, भोपाल है, गुवाहाटी है। तो ये रीजनल सेंटर इसके बनाए गए हैं यूजीसी के, जहां से ये कार्यों को डिवाइड कर देता है अपने, और जगह जगह जो है सेंटर पे लोग काम करते हैं ताकि जो है चीजें आसान रहें। अब यूजीसी के कार्य देखें तो कार्य जैसे नाम से ही आपको लग रहा होगा, यूजीसी का मतलब है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो ग्रांट मेन इसका जो है फोकस रहता है ग्रांट पे, कि ये जो उच्च शिक्षा के संस्थान हैं उनको ग्रांट देने का काम, अनुदान देने का काम करता है। तो पहला जो है इसका कार्य क्या है कि जो विश्वविद्यालय हैं उनके लिए धन उपलब्ध कराना। दूसरा कार्य है कि जो कंसोलिडेटेड जो फंड है विश्वविद्यालयों के, हाँ, उसको खर्च करने की अनुमति देना। फिर है नए विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए, और जो है अगर विश्वविद्यालय अपने आप को जो है एक्सटेंड करना चाहता है, उसका विस्तार करना चाहता है, तो उसके लिए भी परमिशन देता है। हाँ, विश्वविद्यालय या महाविद्यालय जो भी यूजीसी से रेगुलेट हो रहे हैं उनमें अगर उनको जो है नए विश्वविद्यालय की स्थापना करनी है या जो ऑलरेडी विश्वविद्यालय बने हैं उसमें जो है अगर कोई डेवलपमेंट का काम करना है तो बिना यूजीसी के परमिशन के संभव नहीं है। तो ये जो है परमिशन का काम भी करता है। फिर है भारत और अन्य देशों में विश्वविद्यालयों की शिक्षा के बारे में जानकारी एकत्र करना। तो भारत या भारत के बाहर जो भी विश्वविद्यालय हैं जो यूजीसी से रेगुलेट हो रहे हैं उनके अंदर शिक्षा किस प्रकार से दी जा रही है, शिक्षा की क्वालिटी क्या है, कैसे जो है शिक्षा प्रदान की जा रही है, इन सब की जानकारी जो है यूजीसी एकत्र करता है। फिर है समय समय पर विद्यालयों की वित्तीय स्थिति, शिक्षा के स्तर आदि के बारे में जानकारी एकत्रित करना। तो जो भी जो है फाइनेंशियल कंडीशन है यूनिवर्सिटीज की या जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसके बारे में जो है जानकारी लेता है। फिर है अपने देश के विस्तृत कक्षा शिक्षाओं एवं 24 घंटे के लिए जो है ये यूजीसी आजकल जो है ऑनलाइन जो है एजुकेशन की भी बात करता है। उसमें एक सबसे जरूरी जो यूजीसी सीईसी के माध्यम से इन्होंने एक चैनल बनाया है जो टीवी पर 24 घंटे जो है प्रोग्राम देते हैं, जिसमें एक व्यास चैनल है जिस पर हायर एजुकेशन से संबंधित आपके ढेर सारे प्रोग्राम आते हैं, वो 24 घंटे प्रोग्राम चलते हैं। तो इसमें इन्होंने शिक्षा के लिए जो है एक चैनल भी बनाया है। फिर पहले, अब तो नहीं, पहले जो है नेट की भी परीक्षा जो है ये कराते थे, यूजीसी के माध्यम से होती थी। अब आजकल एनटीए या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नेट की परीक्षा कराने लगा है, लेकिन पहले जो है नेट की परीक्षा यूजीसी के माध्यम से ही होती है। बाकी जो है नेक्स्ट देखें तो ई कोर्सेज जो डिफरेंट टाइप्स के हैं उनके संचालन के लिए भी जो है यूजीसी परमिशन देता है। फिर है संस्थाओं के संस्थागत स्वायत्तता, अकादमिक स्वतंत्रता, संस्थाओं एवं प्रशासन के बीच मध्यस्थता का कार्य यूजीसी करता है। तो अगर किसी को अपना कॉलेज ऑटोनॉमस बनाना है, एकेडमिक रूप से इंडिपेंडेंट होना है, संस्थाओं के बीच और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके बीच अगर कोई डिस्प्यूट हो गया है तो उसके समाधान के लिए यूजीसी आगे आता है, और यूजीसी जो नियम कानून बनाता है उसी के हिसाब से चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे इंस्टीट्यूशन हो, दोनों को कार्य करना पड़ता है। तो और छात्रों के हित के लिए, शिक्षक हित के लिए विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में जो अनेक विकास के कार्य हो रहे हैं
उनके लिए यूजीसी हमेशा आगे तत्पर रहता है। और सबसे जरूरी जो बात है वो छात्रों को फेलोशिप प्रदान की जाती है। तो 14 से 15 जो है प्रकार की फेलोशिप यूजीसी उच्च शिक्षा के अंतर्गत जो छात्र अध्ययनरत हैं उनको देता है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स की फेलोशिप है। जो अगर आप जो है रिसर्च करना चाहते हैं या जो है पीजी में या यूजी में टॉप करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स की फेलोशिप आपको दी जाती है। रिसर्च करते हैं तो नेट जेआरएफ अगर हो गए तो उसमें फेलोशिप आपको मिलती है। पीएचडी के बाद अगर आप जो है कोई कार्य करना चाहते हैं तो पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप मिलती है। इसी तरीके से जो है जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए अलग फेलोशिप की व्यवस्था है। जो दिव्यांग स्टूडेंट हैं उनके लिए अलग व्यवस्था है। महिलाओं के लिए जो है अलग व्यवस्था है। जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था है। डिफरेंट टाइप्स की जो है फेलोशिप दी जाती है। सिंगल गर्ल चाइल्ड की है कि अगर किसी के पास केवल एक लड़की है तो उसको अलग से यूजीसी जो है फेलोशिप देती है। तो डिफरेंट टाइप्स की फेलोशिप अगर आप जो है यूजीसी की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां देखेंगे तो कम से कम 14-15 टाइप की फेलोशिप आपको मिलेगी जो उच्च शिक्षा में छात्र जो है पढ़ रहे हैं उनको दी जाती है। फिर है शिक्षक के विकास के लिए जो है डिफरेंट टाइप्स की जो है सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, हाँ, और ये सब जो है आयोजन के लिए आयोजन करता है। उसके लिए जो है मानदंड स्थापित करता है और ग्रांट भी देता है कि अगर आपको सेमिनार कराना है, वर्कशॉप कराना है तो यूजीसी जाइए, वहां से ग्रांट आपको मिल जाएगी। फिर है यूजीसी शिक्षकों की छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय भाषणमाला, राष्ट्रीय सहभागिता आदि के लिए भी जो है धन उपलब्ध कराता है। तो जो टीचर जो है रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए भी जो है यूजीसी ग्रांट की व्यवस्था करता है। तो ई मेरिट फेलोशिप जो है भी देता है। तो ऐसे टीचर जो रिटायर हो गए हैं अगर जो है कोई अच्छा काम कर रहा है रिसर्च में तो उनको जो है उनकी सर्विस को एक्सटेंड करने का काम जो ई मेरिट फेलोशिप के अंतर्गत आती है वो भी यूजीसी करता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे डिफरेंट टाइप्स की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके बीच जो है कल्चरल एक्टिविटी या छात्रों का आदान प्रदान भी यूजीसी के माध्यम से होता है। तो ये कुछ यूजीसी के कार्य हैं। अब दूसरा देखें हम एनसीईआरटी क्या है और एनसीईआरटी के क्या क्या कार्य हैं। तो एनसीईआरटी का पूरा नाम है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसको हिंदी में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद भी कहते हैं। इसकी स्थापना जो है 1961 1 सितंबर 1961 में की गई है। यूजीसी की स्थापना वास्तव में जो 1952-54 में मुदालियर कमीशन बना था उसकी रिकमेंडेशन के आधार पे 1 सितंबर 1961 को की गई। तो एनसीईआरटी जो है दिल्ली में स्थित है, इसका मुख्यालय दिल्ली में है और इसके जो है कुल 8 जो है कार्यालय हैं। कौन कौन से हैं उसको देख लें आप लोग। ये बहुत जरूरी चीज है कि कौन कौन से कार्यालय हैं यूजीसी के। ये देखें, इसके 8 घटक हैं। तो एक है एनसीईआरटी का मुख्यालय जो नई दिल्ली में है जिसको एनआईई कहते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, ये दिल्ली में है। दूसरा है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी का केंद्रीय संस्थान जिसको सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कहते हैं, ये भी दिल्ली में स्थित है। एक है पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय शिक्षा जो संस्थान, इसको वोकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, पंडित सुंदरलाल शर्मा वोकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन बोला जाता है, ये भोपाल में है। और 5 कार्यालय जो है आपके अलग अलग क्षेत्रीय कार्यालय माने जाते हैं जिसको क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन कहते हैं। ये एक अजमेर में, भोपाल में, भुवनेश्वर, मैसूर और शिलांग में स्थित है। तो इसके कुल 8 कार्यालय हैं जो डिफरेंट जो है रीजन में, भारत के रीजन में स्थित हैं। अब एनसीईआरटी का जो है मुख्य योगदान क्या क्या है उसको देखें तो ये क्या करता है कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में सुधार की व्यवस्था करता है। फिर है छात्र शिक्षण और मूल्यांकन की जो नीतियां हैं, जो मूल्यांकन किस प्रकार से छात्रों का किया जाएगा वो जो है बनाता है यूजीसी, सॉरी एनसीईआरटी। फिर है शिक्षक शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण की व्यवस्था। तो जो टीचर एजुकेशन पे जो रिसर्चेज हो रही हैं वो किस प्रकार की हैं, अभी तक कितना काम हो चुका है, तो ये पूरा नेशनल लेवल पे एनसीईआरटी करता है। फिर है शिक्षा जारी रखने के केंद्रों के माध्यम से शिक्षकों की सतत शिक्षा की व्यवस्था करना। तो जो कंटिन्यूअस एजुकेशन है टीचर्स के लिए उसकी बात करता है। फिर राष्ट्रीय पुरस्कारों की एक योजना के माध्यम से उत्कृष्ट विद्यालयों के शिक्षकों को पुरस्कृत करना। तो राष्ट्रीय स्तर पे अगर टीचर जो अच्छा काम कर रहा है तो उसको जो है अवार्ड वगैरह भी देने का काम एनसीईआरटी करता है। तो एनसीईआरटी के उद्देश्य अगर आप देखें तो क्या है कि उद्देश्य इसके एक एक करके देखें तो संगठित करने और शिक्षा के विभिन्न पहलुओं में अनुसंधान कार्यों को मजबूत करने के लिए,
फिर है प्रक्रिया की सफलता शिक्षण सामग्री को अच्छा सुनिश्चित करने के लिए एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित किया जाना, तो डिफरेंट टाइप्स की बुक्स भी एनसीईआरटी प्रकाशित करता है। फिर उच्च स्तर पर पूर्व सेवा और सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, तो जो टीचर प्री सर्विस या इन सर्विस दोनों में है उनके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था करता है कि अगर मान लीजिए आपको जो है कहीं सिलेक्शन लेना है तो उसके लिए ट्रेनिंग, या फिर सिलेक्शन हो गया है और फिर आपको ट्रेनिंग की आवश्यकता है तो उसके लिए भी ट्रेनिंग की व्यवस्था एनसीईआरटी करता है। डिफरेंट टाइप्स के जो है गाइडेंस एंड काउंसलिंग के प्रोग्राम जो है ये ऑर्गेनाइज करता है एनसीईआरटी। फिर है शिक्षा के एक राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना अनुसंधान और शैक्षिक मानकों के लिए उस प्रशिक्षण के लिए विकास की व्यवस्था करता है। तो एनसीईआरटी का मुख्य काम टीचर ट्रेनिंग का ही है, तो ये टीचर ट्रेनिंग पे ज्यादा फोकस करता है। इसके लिए जो है दिल्ली में जो संस्थान है जो मुख्यालय है वहां पर टीचर ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाती है। और जैसे मैंने बात की कि डिफरेंट टाइप्स की बुक्स और जो है जनरल्स, हाँ, और अन्य सामग्री का प्रकाशन ये करता है टीचर्स के लिए। फिर राज्य सरकारों के सहयोग से प्रशिक्षण संस्थानों में विस्तार केंद्रित को संगठित करना, उनमें बीच नए तरीकों और प्रौद्योगिकी संबंधी सुविधाओं का विस्तार करना। तो नेशनल लेवल पे आपका एनसीईआरटी है, उसी तरीके से स्टेट लेवल पे एससीईआरटी जिसको बोला जाता है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, तो वो जो है टीचर ट्रेनिंग की व्यवस्था करता है। तो इन दोनों में सहयोग की बात जो होती है वो एनसीईआरटी का ही काम है, एनसीईआरटी करता है। और एनसीईआरटी के घटक की हमने बात की कि 8 घटक होते हैं जो एक एक करके हम लोगों ने देखा। अब एनसीईआरटी के मुख्य कार्य क्या क्या है इसको देख लें। तो हमने जो बात की कि ये प्री सर्विस और इन सर्विस टीचर की बात करता है। फिर है पाठ्यक्रम शिक्षण सामग्री शिक्षण के तरीके मूल्यांकन कि जो भी विधियां हैं, हाँ, उसमें नई नई टेक्निक को विकसित करना इसका काम है। फिर है शिक्षा के क्षेत्रीय कॉलेजों के प्रशासन की निगरानी, तो जो टीचर ट्रेनिंग के जो प्रोग्राम चल रहे हैं डिफरेंट टाइप के कॉलेजों में उनकी निगरानी का काम जो है एनसीईआरटी करता है। फिर छात्रों और शिक्षक की हैंडबुक के लिए अध्ययन सामग्री लर्निंग मटेरियल का निर्माण ये करता है कि टीचर्स को कैसी लर्निंग मटेरियल चाहिए जिससे जो है वो अच्छे से पढ़ा सकें, और स्टूडेंट को किस टाइप की जो है लर्निंग मटेरियल चाहिए जिससे उसको अच्छे से समझ में आ सके। तो ये दोनों प्रकार के जो है बुक का प्रकाशन करता है। फिर है शिक्षक प्रशिक्षकों और अन्य शैक्षिक कमियों की पूर्व सेवा और सेवाकालीन प्रशिक्षण का आयोजन, तो जो टीचर्स हैं या टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो और कर्मचारी लगे हैं उनके लिए भी ट्रेनिंग की व्यवस्था जो है ये एनसीईआरटी करता है। फिर सहायता कार्य को बढ़ावा देने के लिए और स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षा की सभी शाखाओं में अनुसंधान को जो है प्रमोट करता है, रिसर्चेज कराता है। शिक्षा के जो है किसी भी क्षेत्र में ये रिसर्च का काम प्रमोट करता है। फिर शैक्षिक अनुसंधान को आयोजित करना, तो जो रिसर्चेज हैं उनमें जो है क्या क्या चीजें हो गई हैं उसके लिए भी जो है एनसीईआरटी काम करता है। फिर डिफरेंट टाइप्स की जो टेक्नोलॉजी हैं उसमें उसके माध्यम से जो है बच्चों को जो है छात्रवृत्ति और पुरस्कार की जो है व्यवस्था करना जो प्रतिभाशाली स्टूडेंट है। फिर है शैक्षिक तकनीकी और तरीकों के अनुसंधान को निष्कर्षों को प्रकाशित करना, तो जो रिसर्चेज हो गई हैं उनमें जो क्या रिजल्ट आए हैं, कैसे वो जो है सोसाइटी के लिए बेनिफिटेड है, इसके लिए भी जो है वो उसको पब्लिश करके मैगजीन के रूप में डिफरेंट टाइप्स के जर्नल्स के रूप में बुक्स के रूप में लोगों तक पहुंचाता है। फिर है स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा सौंपे गए कार्य को प्रारंभ करना, तो स्कूली शिक्षा के सुधार के लिए जो भी मिनिस्ट्री कहती है, जो भी जो है मंत्रालय कहता है, उसके आधार पर जो है वो कार्य बनाता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है सबको कि ये कार्य आपको करना है। तो ये कुछ जो है बातें हैं जो एनसीईआरटी से संबंधित है। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मशीनरी के अंतर्गत यूजीसी क्या है, उसके क्या कार्य हैं, एनसीईआरटी क्या है और उसके क्या कार्य हैं। हाँ, अगले टर्न पे हम लोग ऑटोनॉमी की बात करेंगे।